Hello, good morning, everyone. Am I audible? Hello, am I audible? ओके, देखो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम स्टार्ट करेंगे वो है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आज के टॉपिक के अंदर बेसिकली जो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिफ्थ टॉपिक है ये एज पर योर बुक्स, कि इसके अंदर तीन मेन पॉइंट यहाँ पर चलेंगे। एक आपका इंटरनल ऑडिट है, एक इंटरनल चेक है और एक हमारा इंटरनल कंट्रोल है। तो तीनों को वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्टली हम जो आज स्टार्ट करेंगे जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे इंटरनल कंट्रोल, यानी कि आंतरिक नियंत्रण। इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग होता है कि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस के अंदर बहुत सारी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत सारे हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो उन सब को जब हम कंट्रोल करना चाहते हैं, कि उसकी जब हम सुपरविजन करते हैं तो उस सुपरविजन के सिस्टम को, कंट्रोल के सिस्टम को हम बोलते हैं यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल का मतलब ये हो गया कि हमारे जितने भी इंटरनल एक्टिविटीज हैं, हमारे जितने इंटरनल फंक्शंस हैं, उनको हम इस तरीके से सुपरवाइज करें, उनको इस तरीके से ऑब्जर्व करें, उनको इस तरीके से हम कंट्रोल करें कि जिससे हमें मैक्सिमम जो है उससे प्रॉफिट्स मिले, यानी कि बेनिफिट हो। और साथ ही साथ जो प्रॉब्लम आ सकती हैं, यानी कि जो एम्बेजलमेंट होने की पॉसिबिलिटी है, कोई एरर हो सकती है, कोई फ्रॉड हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी कम से कम हो। ये नहीं हो सकता कि हमने इंटरनल कंट्रोल अडॉप्ट कर लिया तो किसी भी तरह के फ्रॉड या एरर की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। हम उसकी डिग्री को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो इसके इस तरह के सिस्टम के अंदर बिजनेस में क्या करते हैं कि हर एक एस्पेक्ट्स को इस प्लानिंग तरीके से हम एक सिस्टमेटिक वे से हम कंट्रोल करते हैं, ताकि बिजनेस के अंदर जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उन सब के ऊपर हम यहाँ पर कंट्रोल करें। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे रिसर्च से रिलेटेड एक्टिविटी हैं, पर्सनल एक्टिविटी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव की एक्टिविटी हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी हैं, परचेज की एक्टिविटी, वट एवर जितनी भी एक्टिविटी हैं, इनको सबको हम यहाँ पर कहीं ना कहीं पर लेकर के यहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं। यानी कि कुछ चीज़ों के ऊपर हम डायरेक्ट काम करते हैं और कुछ के ऊपर हम जो है देखो यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर हम यहाँ पर काम करेंगे। तो इंटरनल कंट्रोल अपने आप में एक बड़ा वाइड कंसेप्ट है। इंटरनल चेक एज वेल एज इंटरनल ऑडिट, ये दोनों जो हैं इसके अंदर ऑटोमेटिकली हमारे देखो कवर हो जाएंगे। तो बिजनेस के अंदर जैसा भी हम कंट्रोल करना चाहें, चाहे वो हमारा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, चाहे हमारी वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, उन सब के सम टोटल को हम यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल की कैटेगरी के अंदर हम लेकर के यहाँ पर आएंगे। और एक्चुअल के अंदर जो इंटरनल ऑडिट है और जो इंटरनल चेक है, ये एक्चुअली इंटरनल कंट्रोल के टूल्स हैं, उसकी प्रैक्टिस हैं, उसके पार्ट हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल की जब हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन देखो आपकी बुक्स के अंदर स्पाइसर एंड पेगलर की दी हुई है, स्टेटलर की डेफिनेशन दी हुई है, इसके अलावा आपको बिग की डेफिनेशन जो है वो भी आपको मिल जाएगी। तो बहुत सारी डेफिनेशन जो है बुक्स के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। तो इंटरनल कंट्रोल को हम कहते क्या है एक्चुअल में, कि इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग होता है कि मैनेजमेंट के द्वारा बिजनेस जब चलाया जाता है तो बिजनेस चलाने के लिए जो भी फाइनेंशियल या अदर्स कंट्रोल की जो भी टेक्निक हम यूज़ करते हैं, उन सभी टेक्निक्स को मिला करके हम कह देते हैं कि ये मामला, ये मैटर अपने आप में इंटरनल कंट्रोल की कैटेगरी के अंदर यहाँ पर हमारा आ चुका है। तो इसका दूसरा मीनिंग क्या हुआ कि इंटरनल कंट्रोल अपने आप में एक ऐसा साधन है, एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम बिजनेस के अंदर अपने जो मैनेजमेंट की एक्टिविटी हैं उनको प्रॉपर तरीके से चलाते हैं। उनकी एक्टिविटीज़ करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सनस हैं उनकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं और उनके ऊपर हम यहाँ पर चेक भी रखते हैं। तो उसको हम बोल देते हैं कि ये मामला यहाँ पर हमारा इंटरनल कंट्रोल की कैटेगरी के अंदर आ चुका है। तो अब हमने देखो ये बात की कि ये बड़ा वाइड कंसेप्ट है। तो जब ये वाइड कंसेप्ट है तो फर्दर हम क्या कर सकते हैं कि इसको
दो तीन पार्ट के अंदर डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर हम क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं, किस किस पर कंट्रोल करते हैं बेसिकली। तो एक हमारा जो है अकाउंटिंग का एस्पेक्ट है इसके अंदर, एक हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट है, एक हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है। तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं, देखो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, यानी कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अपने बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम उसको फर्दर कुछ डिपार्टमेंट के अंदर हमने उसको जो है डिवाइड कर दिया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हम कई बार उसको डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं, साथ ही एज वेल एज हम उसको कई बार डिवीजन के अंदर भी डिवाइड कर देते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस की नेचर क्या है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ऑडिटर फिर क्या करता है कि अपना जो उसने फंक्शंस करना है उसके एरिया को डिटरमाइन करता है और उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अपनी वो एक्टिविटी को प्रॉपर काम करेगा। तो अब यहाँ पर फर्स्टली ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर वो जा रहा है ऑडिट जहाँ पर करनी है, उसके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को आप प्रॉपर तरीके से समझिए। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा तो वहाँ पर क्या है कि आपने जो आगे सिस्टम करना है, सिस्टम से अपना काम करना है, वो एक्टिविटी आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब ये दूसरा मीनिंग क्या हो गया कि आपको ये पता होना चाहिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से ऑफिसर्स हैं, उनके क्या राइट्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ है, इन बातों के ऊपर आपने ध्यान देना है। इसी तरह से अकाउंटिंग कंट्रोल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम अपना अकाउंट्स को कंट्रोल करते हैं। जो हमारा कॉस्ट कंट्रोल है, स्पेशली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसको हम यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से जो हमारा बजटरी कंट्रोल वगैरह है उसको हम यहाँ पर लेते हैं। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है कि हम स्टैंडर्ड देखते हैं कि जो हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने जा रहे हैं या हम कोई आइटम बनाएंगे उसके ऊपर हमारा कितना खर्चा आएगा, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कंट्रोल। इसी तरह से बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हम पहले बजट प्रिपेयर करते हैं और उस बजट के थ्रू हम वहाँ पर कंट्रोल करते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि हमने उसके ऊपर कितना बजट डिसाइड किया था और फर्दर उस बजट के अकॉर्डिंग काम हुआ या नहीं हुआ, तो उसको हम ये भी क्या है अपने आप में कंट्रोल करने की एक टेक्निक है बजटरी कंट्रोल। और बेसिकली ये सारी की सारी किसके अंदर आ गई, इंटरनल कंट्रोल का पार्ट बन गई। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी हम कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके कॉस्ट और फाइनेंशियल कंट्रोल है या आपके कंट्रोल के अकाउंट है, यानी आपके जो वेरियस सेल परचेज के जो खाते होते हैं उनको हम यहाँ पर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि इतना वाइड कंसेप्ट हो गया कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी हमारे पर्सनल लेजन हैं उन सब के अकाउंट्स का टोटल रखना, जितनी कैश रिसिट हैं उनको चेक करना, साथ ही साथ चेक करने के लिए आज के टाइम में मैनुअल के साथ साथ हम जो मशीन्स हैं यानी कि जो कंप्यूटर्स हैं हम उनकी हेल्प यहाँ पर ले लेते हैं, मशीन्स की हेल्प ले सकते हैं, तो उनको हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से जो आपके यहाँ पर लेबर लगी है, लेबर के अंदर जब हम काम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि लेबर को हमें कोई ना कोई, क्या मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही? हेलो, एम आई ऑडिबल? क्योंकि मेरे पास ये मैसेज आ रहा है कि मेरी जो वॉइस है वो आज आप तक नहीं आ रही। ओके, आ रही है, ओके, दैट्स ओके, गुड। तो अब जो लेबर हमारे यहाँ पर लगी हुई है उन लेबर को हमें देखो वेजेस देनी है। तो उन लेबर को जब हम वेजेस देते हैं तो उसके लिए हमें कई तरह के कंट्रोल के सिस्टम होते हैं, वो सिस्टम हमें यहाँ पर लेने हैं ताकि जो हम वेजेस पे कर रहे हैं वो हमारी प्रॉपर तरीके से वेजेस यहाँ पर जाएं। तो जितना हमारा इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम इफेक्टिव होगा उतना ही हम ऑडिटिंग की एक्टिविटी को हम लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब बात यह आ जाती है कि हम जो यहाँ पर अब ये बात कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल की, तो इंटरनल कंट्रोल जो हम कर रहे हैं उसके पीछे हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब देखिए बिजनेस के अंदर क्या है कि हमारी एसेट्स जो हैं वो बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर होती हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, और एसेट्स के अंदर अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो हमें परेशानी होगी।
तो यहाँ पर क्या है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे एसेट्स हैं बिजनेस के अंदर, उन सारी एसेट्स को हमने प्रॉपर तरीके से, सेफ तरीके से यहाँ पर रखना पड़ेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी हमारी एसेट्स हैं वो प्रॉपर रखी हैं या नहीं रखी हैं। इसी तरह से उसको जो अथॉराइज पर्सन है, क्या वही वहाँ तक जा सकते हैं, या कोई और पर्सन्स अगर उसको वहाँ पर जा कर के यूज़ कर रहा है तो उसको इसकी परमिशन मिली थी या नहीं मिली हुई। इसी तरह से अकाउंटिंग की जो एक्यूरेसी है, हम उनको यहाँ पर चेक करते हैं कि सारा का सारा सिस्टम जो है वो प्रॉपर चल रहा है अकाउंटिंग का कि नहीं चल रहा। इसी तरह से हम वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स जो हैं वो हम इस्टेब्लिश करते हैं, और हर एक सेंटर की कोई ना कोई देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम यहाँ पर फिक्स करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक एक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर देना, ताकि बाद में हम उस पर्सन से बात कर सकें, पूछ सकें कि ये एक्टिविटी जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर क्यों नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर कोई ना कोई स्टैंडर्ड जो है वो हमने यहाँ पर मेंटेन किए हुए हैं। तो जो स्टैंडर्ड हमने मेंटेन किए हैं, उन स्टैंडर्ड को हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना है। आफ्टर दैट हम यहाँ पर डाइवेशंस जो हैं वो हम यहाँ पर निकालते हैं, और फिर उन डाइवेशंस को हम जो है फर्दर कंट्रोल करने की कोशिश हमारे द्वारा यहाँ पर की जाएगी। इसी तरह से मैनेजमेंट जो है वेरियस टाइप की पॉलिसीज़ जो हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करती है। तो उन पॉलिसीज़ को भी चेक किया जाता है कि वो जो पॉलिसीज़ हमने बनाई थी, क्या वो पॉलिसीज़ हमें वो बेनिफिट दे रही हैं या हमें बेनिफिट नहीं दे रही। सिमिलरली बिजनेस के अंदर जो आप एक्टिविटी करते हो वो कितनी एफिशिएंटली हैं, उसकी एफिशिएंसी को हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। एफिशिएंसी को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मटेरियल है, उस मटेरियल को हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यूज़ करें, प्लांट का हम प्रॉपर यूज़ करें। जो हमारी कैपिटल है, जहाँ हमने इन्वेस्ट की है, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर हम उसको एक्सपेंसेस कर रहे हैं, उससे हमें कितने बेनिफिट मिले हैं, इस चीज़ को, इन बातों को हम यहाँ पर ध्यान में रखते हैं, ताकि बिजनेस जो है वो हमारा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव फॉर्म के अंदर चलता रहे। फिर बात आ जाती है कि जब हम इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी कि हम इंटरनल कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसके पीछे दो हमारे बेसिक फंडामेंटल हैं यानी प्रिंसिपल्स हैं। एक जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो हमारा हो जाता है अकाउंटिंग ऑफ एसेट का। अकाउंटिंग ऑफ एसेट का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर एक्चुअल के अंदर वो एसेट्स हमारी यूज़ होनी है, उसको फिजिकल हैंडलिंग यानी उसको प्रॉपर तरीके से हम काम करें, यानी कि उसको जो अकाउंटिंग का काम करना वो अलग जगह पर होना चाहिए और वो एसेट्स अलग जगह के ऊपर होनी चाहिए। इसी तरह से डिवीज़न ऑफ वर्क की बात आ जाती है। तो डिवीज़न ऑफ वर्क के अंदर हम क्या करेंगे कि हमने अपनी सारी एक्टिविटीज़ को, सारे फंक्शंस को इस तरीके से डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट कर्मचारियों के अंदर, एम्प्लॉयज़ के अंदर, कि एक पर्टिकुलर पर्सन किसी भी एक एक्टिविटी को कंप्लीट ना करे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए ने किसी एक्टिविटी को किया है, तो बी जब उस एक्टिविटी को आगे करेगा तो ऑटोमेटिकली बी ए की एक्टिविटी को चेक कर लेगा। यानी कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो हमें यहाँ पर करना होता है। यानी एक ने जो एक्टिविटी की, दूसरा उसको रिजल्ट की फॉर्म में जो है चेक करके उसको आगे काम करना शुरू करेगा। इस तरीके से हमें डिवीजन ऑफ वर्क यहाँ पर करना है। तो इसका कुल मिला के मीनिंग क्या हुआ कि अपने आप में देखो एक ऐसा सिस्टम हो गया जिसके अंदर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं, एफिशिएंटली काम करते हैं और यूजफुल तरीके से हम अपने बिजनेस को यहाँ पर काम करेंगे। अब बात आ जाती है कि जो हमारा इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम है, इस कंट्रोल के सिस्टम की फॉर्म्स क्या होंगी, यानी कि इसके अंदर क्या क्या बातें हम यहाँ पर रखेंगे, किस तरीके से हमें यहाँ पर काम को करना है, इसकी फॉर्म्स क्या होंगी। एक फॉर्म हमारी होती है कैश कंट्रोल। कैश कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि कैश से रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो कैश से रिलेटेड पहले देखो, पहली एक्टिविटी क्या होती है कि कैश हमें रिसिट होता है। दूसरी एक्टिविटी क्या होती है कि हम कैश की पेमेंट करते हैं। तीसरी एक्टिविटी क्या होती है कि जो रिसीट हुई और जो पेमेंट हुई उसके अंदर कई बार कुछ बैलेंस हमारे पास बच जाता है, तो उसको हम कहते हैं रोकड़ कैश का बैलेंस रखना। तीनों के तीनों जो एक्टिविटी हैं वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पर प्ले करेंगी। और इनके करने के लिए जो भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है,
जिसको भी आपने काम दिया उसको आप रिटर्न के अंदर ये एक्टिविटी जो है वो अलग अलग असाइन कीजिए, उनका आप डिवीज़न ऑफ वर्क कीजिए, ताकि उनके बीच में आपस में भी किसी भी तरह की कोई भी डिस्प्यूट होने की पॉसिबिलिटी ना रहे। और आपने इस तरीके से काम को डिवाइड कर देना है कैश के काम को कि 2 और मोर देन 2 पर्सन मिलकर के भी उस कैश की एम्बेजलमेंट यानी कि उस कैश का गबन जो है वो ना कर पाए। इस तरीके से आपने अपने काम को करना, इस तरीके से प्लानिंग हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी। इसी तरह से दूसरी बात आ जाती है जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल को लेकर के। जनरल फाइनेंशियल कंट्रोल का मीनिंग होता है कि जो हम अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं उसके तरीके को हम प्रॉपर तरीके से रखें, अकाउंटिंग का सिस्टम हमारा प्रॉपर होना चाहिए, और इसी तरह से जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ हमारा जो रिलेशंस हैं वो रिलेशन हमारे हेल्दी होने चाहिए। क्योंकि अगर हमारे अपने हेल्दी रिलेशन होंगे कर्मचारियों के साथ तो कर्मचारी देखिए ठीक तरीके से काम करेगा। इसी तरह से हमें और क्या करना है, ट्रेड की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनसे रिलेटेड हमें यहाँ पर कंट्रोल करना है। यानी कि बिजनेस के अंदर जो सेल और परचेज की एक्टिविटीज़ हैं जितनी भी, उनको हम यहाँ पर कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोल करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको गुड्स को परचेज कर रहे हैं या आप उसको फर्दर सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर उससे रिलेटेड जो आपके रूल्स हैं, जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, वो आपकी प्रॉपर फिक्स होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तभी आप गुड्स की जो एम्बेजलमेंट है उस एम्बेजलमेंट को हम यहाँ पर रोकेंगे। यानी कि माल को परचेज किया आपने, तो परचेज होने के पास बाद वो माल किस तरीके से गुड्स जो आएंगी, उसके बाद किस तरीके से आप उसको अपने स्टोर के अंदर रखते हो, बिन कार्ड आप बनाते हो, स्टोर की आपकी चेकिंग होनी चाहिए। इसी तरह से जब हम आगे माल को दे रहे हैं, माल को सेल कर रहे हैं, तो सेल करने का हमारा तरीका क्या है, डिलीवरी हम कैसे करेंगे। इसी तरह से जो सेल हमने किया उसका जो आपने रिकॉर्ड रखना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वो रिकॉर्ड आप किस तरीके से मेंटेन करेंगे, सारी की सारी बातें देखो इसके अंदर यहाँ पर आएंगी। इसी तरह से जो एम्प्लॉई आपके यहाँ पर आकर के काम कर गया तो नेचुरल सी बात है कि वो उसको आपको कोई ना कोई रेमुनरेशन, कोई ना कोई सैलरी, कोई ना कोई वेजेस लेबर को आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। और अगर आपने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वेजेस और सैलरी के ऊपर थोड़ी सी भी कमी अगर आपने छोड़ दी तो आपकी जो कैश है, कैश का सिस्टम गड़बड़ाएगा। यानी कि कैश की जो एम्बेजलमेंट है वो बड़ी आसानी से हो सकती है। वो कैसे हो सकती है कि सपोज आपके यहाँ पर 20 लेबरर आकर के काम कर रहे हैं और आपने उस तरीके को प्रॉपरली जो है आपने इंस्पेक्ट नहीं किया, तो वहाँ पर यह भी हो सकता है कि वहाँ पर 20 की जगह 15 या 16 या 17% जो है वो आकर के काम कर रहे हों और उनके जो फेक बिल है यानी कि झूठे उनके नामों से बिल दिखा करके उसकी पेमेंट हो रही हो और कोई और पर्सन उस पेमेंट को अपनी पॉकेट के अंदर डाल रहा हो। तो अगर डेली किसी भी एक सिंपल सब प्लांट के ऊपर या प्लांट के ऊपर 3 या 4 इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, यानी कि आप फेक बिल बना के काम कर रहे हो, तो एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा लॉस जो है वो आपको फ्यूचर के अंदर यहाँ पर होगा। इसी तरह से किसी मजदूर ने ठीक काम नहीं किया, यानी कि जो उसका जितना स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उस पर्सन ने काम सपोज नहीं किया है, तो नेचुरल सी बात है कि जो आपने उसकी सैलरी फिक्स की है, रेमुनेशन फिक्स किया है, वेजेस फिक्स की है, तो आप उसके अंदर से कुछ ना कुछ आप डिडक्ट भी करते हो। तो क्या वो डिडक्शन प्रॉपर हुई है या नहीं हुई, इस चीज़ को देखना है। इसी तरह से हो सकता है किसी एम्प्लॉय को एडवांस में पेमेंट की ज़रूरत हो, तो आपने एडवांस में पेमेंट अगर दी है तो आपने किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर दी, यानी कि कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होना चाहिए जिसके कहने पर, जिसके रिकमेंडेशन के ऊपर, जिसके पास करने पर उस डॉक्यूमेंट को आपके द्वारा यहाँ पर पेमेंट जो उसको की गई हो। तो इन चीज़ों का आपको, इन बातों का बड़ी मजबूती के साथ, बड़े दृढ़ता के साथ आपको जो इसको फॉलो करवाना होता है। इसी तरह से हमारी फिक्स्ड एसेट्स को लेकर के भी हमें कंट्रोल करना है। अब फिक्स्ड एसेट्स के अंदर हमारी ह्यूज कैपिटल जो है वो हमारी इन्वेस्ट होती है, और जहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कोई धोखाधड़ी हो जाती है, तो आपको जो लॉस है वो आपको यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो फिर हमें ये देखना है कि जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स है वो किस तरीके से ली गई है, वो किसके अधिकार के अंदर रखी गई है, उसको किस तरीके से रखा जाता है, उसके अकाउंट्स जो हैं वो किस तरीके से बनाए गए, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न रखा गया है वो डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न किस तरीके से, यानी कि कौन सा मेथड हम डेप्रिसिएशन का यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं। तो एसेट्स जो हैं, जब हम किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट की बात करते हैं
तो एसेट्स का जो अमाउंट होता है बड़ा ह्यूज अमाउंट जो है आपके बैलेंस शीट के अंदर वहाँ पर वो डिस्प्ले होता है। तो आपको इस तरीके से अपनी एसेट्स के रिकॉर्ड को, एसेट्स को मेंटेन करना है कि हमारी जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो वो दिखा सके। इसी तरह से जब हम बिजनेस करते हैं, कुछ हम एसेट्स खरीद रहे हैं जिनके थ्रू हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। इसके अलावा कई बार हम अक्सर ये भी करते हैं कि जो हमारे पास सरप्लस मनी होती है उसको हम, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है, उन चैनल्स के अंदर हम इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि इसके अंदर इससे हमें जो रिटर्न है वो मिले। तो वो जो इन्वेस्टमेंट की गई है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने जो है प्रॉपर ध्यान यहाँ पर रखना है ताकि किसी भी तरह की, किसी भी पर्सन के द्वारा उसके साथ कोई भी एम्बेजलमेंट की एक्टिविटी ना हो पाए। इसी तरह से एक मेन एस्पेक्ट जो आ जाता है वो हमारा आ जाता है स्टॉक का, चाहे वो हमारा ओपनिंग स्टॉक हो चाहे वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो। तो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर भी आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी कि जो गुड्स रिसीव हुई किस तरीके से रिसीव होती हैं, किस तरीके से आपने इसको इशू करना है। कॉस्ट काउंटिंग के अंदर आपने मेथड पढ़े होंगे, गुड्स को इशू करने के लिफो है, फिफो है, हिफो है। अगर आप अपने मेथड को लिफो से हिफो कर देते हो या कोई और मेथड के अंदर आप कन्वर्ट कर देते हो तो उससे क्या होता है कि जो आपका स्टॉक है उस स्टॉक के ऊपर एकदम से इम्पैक्ट यहाँ पर आएगा। तो ये कुछ इसका फॉर्म्स होते हैं जब हम बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल को लेकर के। फिर ये बात आ जाती है कि इंटरनल कंट्रोल और ऑडिटर, इनका आपस के अंदर क्या तालमेल हो सकता है। तो इनका तालमेल ये है कि ऑडिटर जब भी आएगा उसे ये देखना पड़ता है कि कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम क्या है, यानी कि वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, उनका मैनुअल कैसा है, वर्क एलोकेशन, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग कैसी है, फिजिकल हैंडलिंग वगैरह किस तरीके से करते हैं। इन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या जो आपकी ट्रेडिंग होती है, जो दूसरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको आपको स्टडी करना है, यानी कि जो हमारी गुड्स हैं या जो हमारा मटेरियल है वो किस तरीके से आता है और किस तरीके से वहाँ से बाहर उसको हम इशू करके भेजते हैं। साथ ही साथ ऑडिटर को ये भी देखना होता है कि जो हमारी बुक कीपिंग है या जो हमारी अकाउंटिंग है उसके एस्पेक्ट्स को लेकर के हम यहाँ पर उसकी जांच पड़ताल करेंगे। इसी तरह से जो आपके टोटल अकाउंट्स हैं, यानी कि जो डिफरेंट पर्सन्स के अकाउंट हैं, उनके बैलेंस को आपको यहाँ पर चेक करना है। साथ ही साथ जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स हैं हम उनको लेकर के चेक करते हैं, यानी अगर हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर है तो वहाँ पर ऑडिटर को काम करते हुए थोड़ी बहुत आसानी होने की पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पर रहेगी। अब ये तो है देखो भी इंटरनल कंट्रोल, यानी कि बहुत सारी बातें इसके अंदर हमने ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि इसके अंदर हम किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करें कि ये जो तरीका है हमारा यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल का, ये प्रॉपर तरीके से हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। तो उसके लिए एक जो टूल हम इस्तेमाल करते हैं, जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं इंटरनल चेक, यानी कि आंतरिक निरीक्षण। इन इंटरनल चेक, इंटरनल चेक का मीनिंग होता है कि हम अपने सिस्टम को इस तरीके से क्रिएट कर देते हैं कि जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं अकाउंटिंग को लेकर के ऑफिस की, उनको हम अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि एक व्यक्ति ने जो काम किया तो नेक्स्ट पर्सन जब एक्टिविटी करेगा उस फंक्शन को तो ऑटोमेटिकली पहले व्यक्ति की एक्टिविटी को दूसरे व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर चेक कर दिया जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि डिवीजन ऑफ वर्क, कि डिवीजन ऑफ वर्क आपने यहाँ पर बेसिकली करना है और इस तरीके से करना है जो उनकी अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, कि कौन पर्सन किस काम को करने के लिए कैपेबल है। और साथ ही साथ ध्यान आपने मेन यहाँ पर क्या करना है कि किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी ट्रांजैक्शन को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कोई भी एक व्यक्ति अपने आप अकेला उसको ना करे। यानी कि सिस्टम ऐसा बनाइए कि अकाउंटिंग का जो मेन ट्रांजैक्शन जो आ गई है वो एक कर्मचारी के हाथ के अंदर यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सिंपल एग्जाम्पल लें तो आप लोग अक्सर बैंक में जाते हो और वहाँ पर पैसे विड्रॉ भी करते हो। तो जब हम पैसा विड्रॉ करते हैं तो
एक लिमिट से ज़्यादा जब विड्रॉल की बात आ जाती है तो आपको उसी समय पेमेंट नहीं मिलती है इमीडिएट। आपको कहा जाता है कि आप जाइए पहले मैनेजर साहब से या जो डिप्टी मैनेजर हैं उनके साइन करवाइए, फिर वहाँ से वो जो आपका कागज है, जो आपका चेक है, जो विड्रॉल फॉर्म है, वो 2-3 प्लेसेस से मूव करता हुआ आता है और फिर उसके बाद पेमेंट जो है आपको यहाँ पर मिलती है। इसी तरह से बैंक कर्मचारी जब रात शाम को अपना अकाउंट क्लोज करते हैं तब फिर वो इस चीज़ को चेक करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो अमाउंट मिलना है वो कई स्टेजेस के ऊपर उस काम को परफॉर्म किया गया। अगर यही काम एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाए, उसको कोई और ना देखे, तो वहाँ पर क्या होगा कि गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें, प्रैक्टिकल फॉर्म में दूसरा एग्जाम्पल हम लें, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि सपोज हम अपने कॉलेज का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इस बार तो चलिए देखिए, आपकी फ़ीस जो है वो आपकी ऑनलाइन सबमिट हुई। लास्ट ईयर क्या था कि आपकी फ़ीस जो है ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन सबमिट हुई। अब ऑफलाइन के अंदर क्या होता है कि आप काउंटर के ऊपर जब जाते हो, अलग अलग विंडो लगी होती हैं फ़ीस की। अब वहाँ पर जा कर के अपनी फ़ीस देते हो, फ़ीस देने के बाद आपको रिसिप्ट मिल जाती है। अब उसके बाद क्या होता है कि उसने आपसे कैश कलेक्ट कर लिया, सिग्नेचर करके आपको रसीद दे दी। वो रिसिप्ट उसने आपको दे दी, उसके बाद एक रजिस्टर वो वहाँ पर बनाया जाएगा, यानी कि कोई और व्यक्ति उसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, लिखेगा उसको अपनी बुक्स के अंदर। और उसके बाद फिर क्या होगा कि कोई और अन्य व्यक्ति उस अमाउंट को बैंक के अंदर जा करके जमा करवा करके आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक आपकी एक्टिविटी थी, उसको 2-3-4 लोगों की हेल्प लेकर के पूरा करवाया गया। इसी को हम कह देते हैं कि ये अपने आप में इंटरनल चेक का सिस्टम है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर किसी कर्मचारी से, किसी व्यक्ति से गलती से भी कोई एरर रह जाती है या कोई और गड़बड़ हो जाती है, तो तुरंत इमीडिएट उसका पता वहाँ पर चल जाता है। तो इसी को हम कहते हैं कि ये एक्चुअल में देखो अपने आप में इंटरनल चेक का सिस्टम है। तो इंटरनल चेक का सिस्टम अपने आप में क्या बन गया कि अकाउंटिंग को करने का एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एरर या फ्रॉड ऑटोमेटिकली रुकने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है, यानी कि अपने आप वो चीज़ें जो है वो आपकी पकड़ के अंदर यहाँ पर आएंगी। और ये एक ऐसा सिस्टम है जो देखो हमारा कंटिन्यू चलता रहता है और कर्मचारी का काम जो है ऑटोमेटिकली एक का काम दूसरे के द्वारा चेक होगा, लेकिन दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होकर के, यानी कि स्वतंत्र होकर के अपने आप में यहाँ पर काम करेंगे। तो स्पाइसर पेगलर की डेफिनेशन आपके पास अवेलेबल है, डी पॉल की डेफिनेशन जो है वो आपके पास अवेलेबल है। तो अब कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कि इंटरनल चेक का सिस्टम क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल चेक अपने आप में बिजनेस मैनेजमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन है, आपकी अकाउंटिंग का एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, उनको हम इस तरीके से कर्मचारियों के बीच में डिवाइड कर देते हैं कि कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन पूरी की पूरा जो एक्टिविटी है उसका लेखा अकेला नहीं करेगा। उसके साथ कोई ना कोई और व्यक्ति जो है वो भी उस एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करेगा और दोनों के दोनों एक दूसरे से डिफरेंट रह करके, यानी कि एक दूसरे के पास ना हो करके अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग तरीके से इस काम को करते हैं। और अगर तीसरे व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो जो उसके बाद नेक्स्ट पर्सन आएगा जो इसको चेक करेगा, यानी कि इसके ऊपर अगला काम करेगा, तो वहाँ पर वो एक्टिविटी जो पता चल जाता है कि यहाँ पर हमारे सामने जो है गड़बड़ी यहाँ पर हो चुकी है। तो जो एरर है जिसके बारे में हमें एंड में जाकर कई बार पता चलता है, तो एरर देखो यहाँ पर वेरी स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज के ऊपर ही हमें उसी दिन वो एरर यहाँ पर पता चल गई। क्लियर होगी बात भाई? फिर बात आ जाती है एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल चेक, कि जब हम इंटरनल चेक की बात करें तो उसके अंदर कौन कौन से मेन फीचर हो सकते हैं, कौन कौन सी मेन बातें यहाँ पर हो सकती हैं। तो एक बात यहाँ पर क्या आई कि अभी हम बात कर रहे हैं, चैप्टर हमारा क्या है, इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल चेक अपने आप में क्या है, इंटरनल कंट्रोल का एक पार्ट है। अगर आप इंटरनल कंट्रोल कर रहे हो और आप ये कहते हो जी इंटरनल कंट्रोल हम यहाँ पर इंप्लीमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं लेकिन इंटरनल चेक का सिस्टम नहीं है, तो ये मान करके चलिए कि आपके यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल की एक्टिविटी जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, क्योंकि इंटरनल चेक जो है ये बहुत बड़ा एक बेस है जब हम इंटरनल कंट्रोल की बात करेंगे। दूसरी बात क्या हो सकती है
कि ये अकाउंटिंग का हिसाब किताब रखने वाले कर्मचारियों के बीच में डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसी तरीके से सिस्टम हम ऐसा मेंटेन करते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन की स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक की एक्टिविटी को कोई एक कर्मचारी या व्यक्ति यहाँ पर नहीं करता। सभी के सभी कर्मचारी एक दूसरे से फ्री होकर के काम करते हैं और इस तरीके से वो काम करते हैं कि उनकी जो एक्टिविटी है, पहले की एक्टिविटी को दूसरा कर्मचारी जब काम आगे स्टार्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके द्वारा यहाँ पर चेक हो जाएगी। इसी तरह से सिस्टम, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने आप में एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम क्रिएट हो गया कि जिसके अंदर हमारी जो एरर हैं या जो हमारे फ्रॉड हैं उनके रोकने के लिए हमने एक तरीका, प्रिवेंशन हमने जो है यहाँ पर लगा दिया। इसी तरह से जब हम इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो आज के टाइम के अंदर जो हमारे अकाउंटिंग की डिफरेंट टाइप की मशीन्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, हम उनका भी यूज़ यहाँ पर करते हैं। फिर बात आ जाती है कि हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं जब हम इंटरनल चेक के सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। तो एक हमारा क्या हो सकता है कि जो हमारे एरर और फ्रॉड हैं उनकी हम प्रिवेंशन चाहते हैं, उनको हम प्रिवेंट करते हैं। तो हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यही होता है कि एक ऐसा सिस्टम हम क्रिएट करना चाहते हैं इसके अंदर कि जिससे जो भी कोई एरर है वो एरर हमें जो है वो पता चल जाए। यानी कि जो कर्मचारी जो थोड़ा बहुत ऐसी गड़बड़ कर सकता है, नेचुरल सी बात है, जब इस तरह का सिस्टम क्रिएट होगा तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी हो जाता है, हम उसको डिस्करेज करते हैं कि वो इस तरह की एक्टिविटी को यहाँ पर नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या किया, एक पर्सन का काम दूसरा पर्सन ऑटोमेटिकली चेक कर रहा है। तो जब हमने काम बांट दिया, क्योंकि यहाँ पर मेन बात क्या आई, डिवीजन ऑफ वर्क की, तो डिवीजन ऑफ वर्क जब अकाउंटिंग का हमने सिस्टम का यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया तो यहाँ पर जिसको हमने एक्टिविटी करने को दी है, अगर उस एक्टिविटी के अंदर कोई कमी आ जाती है तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया डिवीजन ऑफ वर्क का कि डिफरेंट टाइप की अगर कोई भी एरर आ जाती है तो हम यहाँ पर इमीडिएट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एरर किस व्यक्ति की वजह से है और हम उसको यहाँ पर देखो रिस्पॉन्सिबल हम यहाँ पर उसको ठहराएंगे। इसी तरह से जब हम इतना कुछ कर रहे हैं तो हमारी जो एफिशिएंसी है एम्प्लॉय की वो यहाँ पर हमारी इंक्रीज होगी, कर्मचारी हमारा जो एफिशिएंट बनेगा। साथ ही साथ जब हम इस तरह के से काम कर रहे हैं और हमारी जो पॉसिबिलिटी है एरर होने की या फ्रॉड होने की वो हमारी लगभग ख़त्म हो रही है, यानी कि काफ़ी कम हो गई उसकी डिग्री, तो जो फाइनल अकाउंट्स जो हैं वो फाइनल अकाउंट हमारे जो है बड़े अच्छे तरीके से और टाइमली विदाउट एनी एरर वो हमारे अकाउंट जो है वो प्रिपेयर होंगे। और जब हम इतना कुछ कर रहे हैं, अकाउंट्स हमारे तैयार हो गए, एरर होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो गई, तो जब ऑडिटर आएगा और ऑडिटर आ कर के जब उनकी टेस्ट चेकिंग भी करेगा तो वहाँ पर ऑडिटर को अपना काम करने के अंदर किसी तरह की कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, ईजी होकर के वो अपने काम को करेगा। अब आपने अपने यहाँ पर सपोज इंटरनल चेक का सिस्टम अडॉप्ट कर दिया, आपने एक सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया। अब हम ये भी चाहते हैं कि जो सिस्टम हम क्रिएट करें वो सिस्टम हमारा अपने आप में एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए इंटरनल चेक का। यानी कि हम कौन कौन सी बातों का, कौन कौन से फैक्टर्स का, कौन कौन सी बेसिक चीज़ों का हम ध्यान रखें कि ये सिस्टम हमारा ठीक हो। तो सबसे पहला तो यही है कि जो हमारा ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी क्लियर कट डिवीज़न होनी चाहिए। यानी कि कर्मचारियों के अंदर आप उनकी जो राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनको आप क्लियर कट तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से आप उनको समझाइए, उनको अलग अलग बता दीजिए। यानी कि उनको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। जब कन्फ्यूज़न नहीं होगी तो हर व्यक्ति अपना काम करेगा, आपके सिस्टम जो आपने बनाया है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग करेगा। और अगर फिर वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है तो उसको आप यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल भी बना सकते हो, ठहरा सकते हो। इसी तरह से सडन चेंज करना है आपको अपनी उसकी ड्यूटी के अंदर। यानी कि एक कर्मचारी अगर एक पर्टिकुलर अकाउंट्स की बुक्स के ऊपर आज काम कर रहा है, आप लंबे समय तक उसको उसी बुक्स के ऊपर काम मत करने दो। इससे क्या होगा, लथार्जिक भी हो सकता है, वो गड़बड़ भी कर सकता है। तो आप क्या करो, एट रेंडम उसका जो काम करना है, जहाँ पर उसने काम कर रहा है जिस सीट के ऊपर, उस सीट को आप बीच बीच में चेंज करना शुरू कर दीजिए। जैसे बैंक के अंदर आप एक हफ्ते तक लगातार जाइए, कंटिन्यूस जा करके आप चेक करके खुद देख सकते हो कि जब आप बैंक में जाते हो
आप 2-3 व्यक्तियों को थोड़ा सा उनकी पहचान कर लो उनके फेस की। तो जब आप जाओगे, आप आज गए तो एक पर्टिकुलर पर्सन आपको जिस सीट पर बैठा मिलेगा, अगली बार आप जाओगे तो हो सकता है कि वो आपको वो उस सीट पर ना मिले, उसकी जगह कोई और होगा। नेक्स्ट टाइम जाओगे अगले दिन फिर कोई और होगा। तो उन्होंने क्या किया कि उनको चेंज कर देते हैं वो हर रोज, और जो आपने चेंज करना है इस तरह से उनकी सीट को, वो सिटिंग जो आप उनके जगह प्लेस चेंज करते हो, वो आपने उनको बताना नहीं है। आप एकदम से सडनली आप उनको जो है चेंज कर दीजिए, यानी कि सुबह आइए, आते उनको कह दीजिए कि भी आज आप 2 नंबर सीट पर बैठेंगे, आप 4 पर बैठिए, आप 6 पर बैठिए। तो इससे क्या होगा कि काम जो है आपका प्रॉपर तरीके से रहेगा। इसी तरह से जो आपकी अकाउंटिंग का काम हो रहा है, वो अकाउंटिंग का काम आप इस तरीके से करवाएं कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कोई भी एक व्यक्ति उस सारी की सारी एक्टिविटी को ना करे, यानी कि उसके डिफरेंट आप पार्ट कीजिए उस एक्टिविटी के, और उनको पूरा करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग अलग पर्सन को आप दे दीजिए। और किसी भी कर्मचारी के ऊपर हमें कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। और काम को इस तरीके से डिवाइड करना है कि काम आपका ऑटोमेटिक भी हो और कंटिन्यूटी में के अंदर, यानी कंटिन्यूस तरीके से काम आपका हो। साथ ही साथ पर्सनल सुपरविज़न जो है, वो पर्सनल सुपरविज़न जो है वो आपको यहाँ पर करना है। इसके अलावा जो हमारा कैश कंट्रोल है, कैश कंट्रोल को भी आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। वो क्या रखना है कि जिस दिन कैश रिसीव हुआ उसी दिन आप उसको बैंक में जमा करवाया जाएगा उस कैश को। साथ ही साथ जो व्यक्ति कैश लेने का काम कर रहा है वो सारा अकाउंटिंग का काम यहाँ पर नहीं करेगा। जहाँ तक हो सके आप अपनी मैक्सिमम ट्रांजैक्शन की जो पेमेंट है वो आप चेक के द्वारा कीजिए। आप उसको कैश देने की जो एक्टिविटी है, कैश इन हैंड, उसको कैश पेमेंट आप मत दीजिए। आप जो है जहाँ तक हो सके आप पेमेंट जो है चेक के थ्रू कीजिए। आज हम जो है सिर्फ यहीं तक करेंगे।